हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ कार्य सरलीकरण की तकनीक, टेक्निक्स ऑफ वर्क सिंप्लीफिकेशन। इससे पहले मेरे चैनल पर मैंने कार्य सरलीकरण का एक वीडियो अपलोड किया है, जिस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वर्क सिंप्लीफिकेशन क्या होता है और वर्क सिंप्लीफिकेशन के मार्विन मुंडेल के द्वारा सजेस्ट किए गए 5 क्लासेस ऑफ चेंज। अब इस वीडियो में मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगी प्रिंसिपल ऑफ वर्क सिंप्लीफिकेशन और वर्क सिंप्लीफिकेशन की टेक्निक। तो आइए सबसे पहले जानते हैं प्रिंसिपल ऑफ वर्क सिंप्लीफिकेशन। प्रिंसिपल ऑफ वर्क सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहला पॉइंट है आपके सामने, दैट इज उन्मूलन, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मीन्स अनावश्यक गतियों को एलिमिनेट कर दिया जाए, उनका उन्मूलन कर दिया जाए। जो मूवमेंट्स हम बेकार ही में कर रहे थे, जिनकी आवश्यकता ही नहीं थी, जो गतियां, जो कार्य, जो क्रियाएं हम अनावश्यक कर रहे थे किसी कार्य को करने के लिए, उसको हमने एलिमिनेट कर दिया। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं हम कि हमने किसी को कहा कि डाइनिंग टेबल पर ग्लासेस को, वाटर के ग्लासेस को अरेंज कर दो। अब 5 ग्लासेस अरेंज करने थे। अब उस गृहिणी ने क्या किया, एक एक ग्लास को उठाया और डाइनिंग टेबल पर अरेंज कर दिया। 5 ग्लासेस को अरेंज करने के लिए उसको 5 बार मूवमेंट्स करने पड़े, 5 बार गति करनी पड़ी। जिस जगह पर ग्लास रखे से वहां से डाइनिंग टेबल पर 5 टाइम्स वो एक एक ग्लास लेकर आई और एक एक ग्लास को अरेंज की। अब इसी को अगर हम मॉडिफाई कर दें, और अब उसने क्या किया, अब उसने 5 ग्लासेस को एक ट्रे में रखा और उस ग्लास को ले जा करके डाइनिंग टेबल पर अरेंज कर दिया। अब यहां क्या हुआ, यहां क्या हुआ, यहां इस कार्य को करने के लिए 5 मूवमेंट्स नहीं करने पड़े, 5 बार गति नहीं करनी पड़ी। एक ही बार के मूवमेंट्स के में 5 ग्लास अपने डाइनिंग टेबल पर पहुंच गए और अरेंज हो गए। तो क्या हुआ यहां पर, यहां गृहिणी ने अनावश्यक, आवश्यकता ही नहीं थी एक एक ग्लास करके ले जाने की, अनावश्यक गतियां थी ये कि एक एक ग्लास को ले जा करके डाइनिंग टेबल पर अरेंज किया जाए। तो यहां गृहिणी ने इन अनावश्यक गतियों को एलिमिनेट कर दिया, अननेसेसरी जो मूवमेंट्स थे एलिमिनेट कर दिए गए और 5 ग्लासेस को एक साथ ले जा करके डाइनिंग टेबल पर अरेंज कर दिया। इससे काम भी सिंप्लीफाई हो गया, एनर्जी भी सेव हुआ, टाइम भी सेव हुआ। तो दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ वर्क सिंप्लीफिकेशन, कि हम अननेसेसरी मूवमेंट्स को एलिमिनेट कर दें, अननेसेसरी एक्शंस को एलिमिनेट कर दें, जिससे हम अपनी एनर्जी और मनी को और एनर्जी और टाइम को सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट, सेकंड वन इज रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट मीन्स जो हमारी पहले की अरेंजमेंट है, हमारे किचन में हम काम करते हैं, हमारे पहले की अरेंजमेंट है। कुछ चीजें वार्डरोब में किस साइड पर रखी हुई हैं, कुछ कहीं रखी हुई हैं, वो हमारे अरेंजमेंट है कि हमारे सारे मसाले के डिब्बे यहाँ रखे हैं, ये वाले डिब्बे यहाँ रखे हैं, बर्तन यहाँ रखे हुए हैं, रेफ्रिजरेटर हमारे लेफ्ट साइड पर है। अब यहाँ पर क्या करती है, यहाँ पर एक लेडी देखती है कि किसी काम को करने के लिए मुझे इस पर्टिकुलर बार बार रेफ्रिजरेटर के पास जाना पड़ता है, और रेफ्रिजरेटर जो है वो किचन में थोड़ा दूरी पर स्थित है। अब उसने क्या किया, रेफ्रिजरेटर को शिफ्ट करके अपने स्लैब के पास ले आई। उसने उसको रीअरेंज कर दिया, शिफ्ट करके वो अपने स्लैब के पास ले आई। अब उसको रेफ्रिजरेटर तक जाने के लिए बहुत ज़्यादा गति नहीं करनी पड़ी है, ज़्यादा मूवमेंट्स नहीं करने पड़ रहे हैं। वो आसानी से रेफ्रिजरेटर के पास जाती है, अपना सामान निकालती है और स्लैब पर काम कर लेती है। अब उसके टाइम और एनर्जी दोनों की ही सेविंग हो रही है। इस तरीके का उन्होंने रीअरेंजमेंट अपनी किचन का कर दिया। तो इसी तरह घर के काम को भी करने के लिए हम अपने काम को सरल बनाने के हिसाब से अपनी जो वस्तुएं रखी हुई हैं उनको हम, या अपनी क्रियाओं को, अपने एक्शंस को रीअरेंज करते हैं। नेक्स्ट वन इज क्लासेस ऑफ चेंज। इसको मैंने प्रीवियस वीडियो में जो मेरे चैनल पर अपलोड की गई है उसमें एक्सप्लेन किया है। मार्विन मंडेल ने 5 क्लासेस ऑफ चेंज, पहले उन्होंने 3 क्लासेस ऑफ चेंज सजेस्ट किए, उसके बाद उसको 5 क्लासेस ऑफ चेंज में
कन्वर्ट कर दिया। ये 5 क्लासेस ऑफ चेंज मार्विन मुंडेल के द्वारा इस परिवर्तन के वर्क को मैंने प्रीवियस वीडियो में आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया है, आप वहां इसको देख सकती हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल है काम को सिंप्लीफाई करने का, दैट इज कार्य की तारतम्यता को सरल बनाना या सुधारना, सिंप्लीफाइंग और इंप्रूविंग द सीक्वेंस ऑफ वर्क। हम किसी भी काम को करते हैं तो उसकी एक सीक्वेंस होता है कि हम पहले इस काम को करेंगे। फॉर एग्जाम्पल किचन में गृहिणी घुसी और उसके बाद एंटर करने के बाद में उसको पता है कि पहले उसे ब्रेकफास्ट बनाना है, तो पहले उसने वेजिटेबल कट करना है, उसने अपने राइस और वो सारे रॉ मटेरियल को वॉश करना है, देन उसके बाद उसको अपने बर्तन और सारे सामान को गैस के पास इकट्ठा करना है और उसके बाद में उसने उसको रख करके कुक करना है। एक सीक्वेंस होता है, कोई भी काम हम करते हैं उसका एक सीक्वेंस हमारे माइंड में हम उसका सीक्वेंस प्लान कर लेते हैं। तो इस सीक्वेंस को भी हम फोकस कर सकते हैं कि क्या सीक्वेंस में कुछ ऐसे चेंजेस किए जा सकते हैं जिससे हमारा काम आसान हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपने सब्जी बनानी है और आपने क्या किया कि सब्जी में प्याज भूनने के लिए गैस पर रख दिया। पहले वाले सीक्वेंस में आप पहले से ही सब्जी कट करके सारी प्रिपरेशन करके रख रहे थे, लेकिन यहाँ आप अपने समय को बचाना चाहते हैं तो आपने सब्जी को वॉश करके रखा हुआ है। जब तक आपका प्याज भून रहा है तब तक आपने वेजिटेबल कट कर ली, आपने टोमेटो डालने के लिए उसमें कट कर लिया। तो ये क्या हो गया, यहाँ आपने सीक्वेंस को इम्प्रूव कर लिया, कुछ पैरेलल सीक्वेंसेस में ऐड कर दिए जिससे आपका काम जो है आसान हो गया। नेक्स्ट वन इज कंफर्टेबल पोस्चर। कंफर्टेबल पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने काम को सिंप्लीफाई करने का, क्योंकि पोस्चर अगर कंफर्टेबल होता है तो थकान का अनुभव नहीं होता या कम होता है, जिससे हम ज्यादा एनर्जी के साथ अपने काम को कर लेते हैं, काम आसान हो जाता है। यहाँ देखिए मैंने एक पिक्चर शो किया है कि गृहिणी एक लेडी जो खड़ी है काम करने वाली, तो किस तरीके से वो स्टैंड, उसका स्टैंड पोजीशन है। तो कंफर्टेबल पोस्चर कैसे बन रहा है, अगर प्रॉपर हाइट पर उसका देखिए काम करने का जो इसका सरफेस एरिया है, जो स्लैब बनेगा किचन में या जो स्टोरेज एरिया है, वो उसकी ऊंचाई जो है वो गृहिणी की पहुंच के अंदर हो। तो ऐसे स्थिति में क्या है कि इस गृहिणी की जो पोस्चर होगा वो कंफर्टेबल होगा। कंफर्टेबल पोस्चर होगा तो थकान नहीं होगी, थकान नहीं होगी तो ज्यादा एनर्जी के साथ काम कम समय में कंप्लीट हो जाएगा। तो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू सिंप्लीफाई द वर्क is to maintain the comfortable posture. Next one is change in work surface. कार्य के क्षेत्र में परिवर्तन करके भी हम अपने काम को आसान बना सकते हैं। दैट इज ऑल्सो रिलेटेड विथ कंफर्टेबल पोस्चर। कहीं अगर हमको लगता है कि हमारे काम का सरफेस इस तरीके का है कि हमें जो हमारा पोस्चर है वो कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा है या हम उस वस्तु तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जो हमें आवश्यक है, तो वहां हम उस कार्य के सरफेस एरिया को चेंज करके हम अपने काम को आसान बना सकते हैं। नेक्स्ट वन इज स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास। एंड कैसे होगा ये कौशल विकास, प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। करत करत अभ्यास से जन्मत होत सुजान। तो क्या है, गृहिणी अपने काम को लगातार बार बार हर रोज करती रहती है और धीरे धीरे उसको अपने कार्य को करने में कुशलता आ जाती है और अब वो अपने काम को अब ज्यादा आसानी से कम समय में कर लेती है। तो स्किल डेवलपमेंट प्रैक्टिस के थ्रू ही होता है। नेक्स्ट वन इज चेंज इन एटीट्यूड। चेंज इन एटीट्यूड मीन्स वर्क सिंप्लीफिकेशन के प्रति गृहिणी का एटीट्यूड चेंज होना चाहिए कि निश्चय ही उसको ये एटीट्यूड होना चाहिए कि मैं अगर कहीं चेंजेस करती हूँ मेरे काम के करने के तरीके में, अपने पोस्चर में, अपने रीअरेंजमेंट करके, कुछ अनावश्यक गतियों को एलिमिनेट करके अगर मैं कुछ चेंजेस करती हूँ तो निश्चय ही मैं अपने कार्य को आसानी से कर लूंगी। तभी वो वर्क सिंप्लीफिकेशन को फॉलो करेगी, वर्क सिंप्लीफिकेशन की टेक्निक को फॉलो करेगी और अपने काम को सरल बना पाएगी। तो एटीट्यूड में चेंज आना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है वर्क को सिंप्लीफाई करने के लिए।
So these all are the principle of work simplification, कार्य सरलीकरण के सिद्धांत जिनका अनुपालन करके काम को सरल बनाया जा सकता है। चलिए आगे हम बात करेंगे कार्य सरलीकरण की तकनीक। कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाता है कार्य को सिंप्लीफाई करने के लिए? तो गृहिणी को कार्य करने हेतु स्वयं से ही सरल तरीकों को अपनाना चाहिए ताकि वह अपने कार्य में ऊर्जा और समय दोनों की बचत कर सके। गृहिणी को हमेशा सुधार हेतु प्रयत्नशील रहना चाहिए। कार्य सरलीकरण किस प्रकार से किया जाता है, इसके लिए 2 प्रकार की तकनीकों का वर्णन यहाँ किया गया है। और ये तकनीकें कौन सी हैं? कार्य सरलीकरण करने की औपचारिक तकनीक, फॉर्मल टेक्निक्स, और अनौपचारिक तकनीक, इनफॉर्मल टेक्निक्स। फॉर्मल टेक्निक्स वो टेक्निक्स हैं जिसमें काम को सरल बनाने के लिए विशेष प्रकार के उपकरणों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार की तकनीकी का प्रयोग गृहिणी घर में नहीं कर सकती है क्योंकि वो विशेष उपकरण गृहिणी के पास उपलब्ध नहीं होंगे। इस प्रकार की तकनीकी का उपयोग शोध अध्ययन के लिए प्रयोगशालाओं में किया जाता है। इसमें औपचारिक विधियां हैं ये, और इनका उपयोग सामान्य तौर पर गृहिणी के द्वारा नहीं किया जाता है। इसका उपयोग प्रयोगशालाओं में किया जाता है शोध अध्ययन के लिए। और दूसरी है अनौपचारिक तकनीक, इनफॉर्मल टेक्निक्स। इसको पेन एंड पेंसिल मेथड भी कहते हैं। बहुत ही सिंपल टेक्निक्स होती हैं ये। इसका प्रयोग गृहिणी के द्वारा अपने कार्य को सरल बनाने के लिए घर पर भी किया जा सकता है। इसमें जैसा कि नाम से ही प्रतीक हो रहा है, कुछ पेन, पेंसिल्स और कुछ घरेलू सामानों का उपयोग करके इस प्रकार की टेक्निक को हम लोग फॉलो कर सकते हैं घर में। तो ये औपचारिक तकनीक है, अनौपचारिक तकनीक है। औपचारिक तकनीक में फर्दर 4 टेक्निक्स को हम यहाँ स्टडी करेंगे, दैट इज माइक्रोमोशन फिल्म विश्लेषण, मेमोमोशन अध्ययन तकनीक, साइक्लोग्राफ एंड स्टॉप वॉच। अनौपचारिक तकनीक के अंतर्गत हम निम्न 3 टेक्निक्स का अध्ययन करेंगे। वो है पाथवे चार्ट, प्रोसेस चार्ट और ऑपरेशन चार्ट। तो चलिए विस्तार पूर्वक इन तकनीकों पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले औपचारिक तकनीक। जैसा कि मैंने स्पष्ट किया आपको कि औपचारिक तकनीक के लिए विशिष्ट उपकरणों और साधनों की आवश्यकता होती है। कार्य का अध्ययन करने के लिए ये तकनीकें अधिक सटीक, प्रभावशाली एवं वैज्ञानिक होती हैं और इन तकनीकियों का उपयोग प्रयोगशालाओं में शोध अध्ययन के लिए किया गया है। इसमें ये निम्न 4 तकनीकी शामिल हैं: माइक्रोमोशन फिल्म विश्लेषण, मेमोमोशन फिल्म विश्लेषण, साइक्लोग्राफ एंड स्टॉप वॉच। नेक्स्ट इज सबसे पहला माइक्रोमोशन फिल्म विश्लेषण। यह मुख्य रूप से एक शोध तकनीकी है और उन कार्यों के लिए सर्वोत्तम रूप से लागू होती है जिन्हें सरलता से फिल्माया जा सकता है। इसमें एक फिल्म बनाई जाती है। किसी भी कार्य को जब गृहिणी कर रही होती है तो उसकी एक फिल्म बनाई जाती है, गतीय चित्र और स्थायी रिकॉर्ड बनाया जाता है इसमें। इसीलिए इसमें उन्हीं कार्यों को असेस किया जाता है जिनको सरलता से फिल्माया जा सके। तो इसमें क्या है, सामान्य परिस्थितियों में जो कार्य किए जाते हैं उनका गतीय चित्र और स्थायी रिकॉर्ड बनाते हैं। उसके बाद उसको एनालिसिस किया जाता है चार्ट के द्वारा, और उसमें हम संचालन, उस काम को करने में जो हाथ और शरीर के अन्य भागों की जो गतियां की गई हैं उसको दिखाया जाता है। फिल्म के द्वारा पूरी गति का चित्र फिल्माया जाता है, उसका स्थायी रिकॉर्ड बनाया जाता है और यह देखा जाता है कि किसी कार्य को करने के लिए गृहिणी ने या पर्टिकुलर उस कार्यकर्ता ने किस प्रकार से कार्य को किया, उसके हाथों की और पूरे शरीर की गतियां उस कार्य को करने में किस प्रकार की थी। साथ ही साथ उसमें प्रत्येक गति का समय भी सटीक रूप से दर्ज किया जाता है। स्टॉप वॉच का भी यूज इसमें साथ में करते हैं, समय को भी सटीक रूप से दर्ज करते हैं।
महंगी टेक्निक है, चूंकि आप इसमें फिल्म बनाएंगे तो विशेष प्रकार के उपकरणों की आवश्यकता होगी, इसीलिए घरेलू कार्यों में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। प्रयोगशालाओं में ही इसका उपयोग किया जाता है। अब इस फिल्म को बनाने के बाद यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ विश्लेषण, पूरा एनालिसिस करते हैं गतियों का, और एनालिसिस करने के बाद में जो त्रुटियां की गई, वहां पे जो काम को करने के लिए जहां जहां लगा कि अनावश्यक गतियां की गई, अननेसेसरी मूवमेंट्स थे, या गलतियां हुई काम को करने में, या कुछ रीअरेंजमेंट की आवश्यकता है, तो वो आवश्यक सुधार कर दिया जाता है और फिर से पूरा फिल्म बनाई जाती है। अब दोनों फिल्म का विश्लेषण करके किए गए कार्य में लगने वाले समय और एनर्जी का जो है वो कंपैरिजन किया जाता है। तो इस तरीके से कार्य को सरल बनाया जाता है माइक्रो मोशन टेक्निक के द्वारा। मेमो मोशन टेक्निक भी माइक्रो मोशन टेक्निक की तरह ही है। इस तकनीकी में भी फिल्म बनाया जाता है और पूरे शरीर की गतियों पर प्रकाश डाला जाता है। इसमें भी फिल्म विश्लेषण करके, मेमो मोशन टेक्निक में भी फिल्म विश्लेषण करके माइक्रो मोशन की भांति ही कार्य को देखा जाता है कि किसी काम को करने में कहां पर गलतियां हुई हैं, और उन गलतियों को सुधार करके फिर जो मॉडिफाइड तरीके से कार्य कराया जाता है, और फिर से फिल्म को रिकॉर्ड करके एनालिसिस किया जाता है, कंपैरेटिव एनालिसिस। नेक्स्ट वन इज साइक्लोग्राफ टेक्निक। साइक्लोग्राफ टेक्निक क्या है? एक फोटोग्राफिक उपकरण है। इसका उपयोग कार्य करने में की जाने वाली जो गतियों के प्रकार का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। इसमें हम क्या करते हैं कि शरीर के जिस भाग से, स्पेशली हाथ से हम जो काम कर रहे हैं, तो हाथ में एक छोटा सा बल्ब और कैमरा फिट कर दिया जाता है, और जब हम कार्य को अपने हाथों से करते हैं तो वो कैमरा और प्रकाश उस पर पड़ता है और वो पूरी गति को रिकॉर्ड कर लेता है। जैसे हम यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है कि हम हाथ से जब हम इस्त्री कर रहे हैं तो एक छोटा बल्ब द्वारा प्रक्षेपित प्रकाश के मार्ग का वर्णन करता है कि इस्त्री करने में हमारा जो हैंड मूवमेंट्स थे, वो प्रेस करने में, कपड़े को इस्त्री करने में हमारे हैंड्स के मूवमेंट्स किस तरीके से थे, ये प्रकाश के मार्ग द्वारा वो वर्णन उसका पूरा करता है। और इस रिकॉर्ड का परिणाम हम ज्ञात करके हम देख लेते हैं कि हमारे जो मूवमेंट्स थे वो प्रॉपर सुचारू थे, लयबद्ध थे या गैर लयबद्ध थे, रिदम था उसमें या नॉन रिदमिक थे। अगर नॉन रिदमिक होते हैं, सुचारू नहीं होते हैं, अनावश्यक गतियां होती हैं, तो उनको सुधार कर लिया जाता है। तो इस प्रकार साइक्लोग्राफ एक प्रभावी तकनीक है। इसमें साइक्लोग्राफ तकनीक में एक नया उपकरण भी विकसित किया गया है जिसको क्रोनास साइक्लोग्राफ कहा जाता है। इसमें भी हाथों के मध्य उंगली में एक छोटा बल्ब लगाकर किए जाने वाले कार्य का फोटो लिया जाता है और उसका रिकॉर्ड बनाया जाता है। तो साइक्लोग्राफ भी एक प्रभावी तकनीक है जिसमें कि हाथ में हम उपकरण को फिट कर देते हैं और अपने हाथ के मूवमेंट्स को, किसी काम को करने के लिए हमारे हैंड्स मूवमेंट्स रिदमिक हैं या नॉन रिदमिक हैं या प्रॉपर हैं, ये को स्टडी किया जाता है और उसके बाद उसमें सुधार किया जाता है। नेक्स्ट इज स्टॉप वॉच टेक्निक। स्टॉप वॉच टेक्निक के द्वारा हम किसी काम को करने में जो समय लगा है उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो इसमें हम स्टॉप वॉच का यूज करते हैं और कोई भी काम हमारा कितने समय में हुआ इसको रिकॉर्ड करने के लिए जो मापक इकाई होती है वो TMU है, टाइम मेजरमेंट यूनिट में उसको प्रदर्शित किया जाता है। जो TMU है वो 1 सेकंड का 0.036 भाग होता है और 1 मिनट का 0.006 भाग होता है। तो जो स्टॉप वॉच में जो TMU होता है वो उसका जो यूनिट है जो वो है TMU, टाइम मेजरमेंट यूनिट, और ये 1 सेकंड का 0.036 भाग और 1 मिनट का 0.006 भाग होता है। तो इसमें क्या है, इसमें काम करने का तरीका हमारा कैसा था, उसमें हमारा कितना समय लगा, इसको हम स्टडी करते हैं। फिर हम काम करने के तरीके में सुधार करके वापस से हम उसमें काम करने वाले समय को हम देखते हैं और फिर कंपैरिजन करते हैं कि सुधार करने के बाद में क्या इसमें लगने वाला समय कम था। तो ये थी हमारी स्टॉप वॉच टेक्निक।
तो इस प्रकार मैंने देखा मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया औपचारिक तकनीक में माइक्रो मोशन टेक्निक, मैमो मोशन टेक्निक, साइक्लोग्राफ टेक्निक और स्टॉप वॉच टेक्निक। नाउ अब हम बात करेंगे अनौपचारिक तकनीकी की। अनौपचारिक तकनीकी जिसको हम पेन एंड पेंसिल तकनीकी के रूप में भी जानते हैं, क्योंकि इसमें साधारणतः पेन और पेंसिल का ही उपयोग जो हमारे मूवमेंट्स होते हैं इसको रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है, इसीलिए इसको हम पेन और पेंसिल टेक्निक भी कहते हैं। किसी विशेष प्रकार की औपचारिकताओं की आवश्यकता नहीं होती, किसी विशेष प्रकार के उपकरण की आवश्यकता नहीं होती। सामान्य घरेलू कार्य को अध्ययन करने के लिए इस प्रकार की तकनीकी का प्रयोग गृहिणी अपने घर पर भी कर सकती है। चलिए इसमें हम आगे देखते हैं। इसमें तीन मुख्य रूप से तीन टेक्निक्स को हम यहां आपके सामने स्पष्ट करेंगे, पाथवे चार्ट, प्रोसेस चार्ट और ऑपरेशन चार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं पाथवे चार्ट की। सबसे ज्यादा उपयोग में होने वाली टेक्निक, इस टेक्निक को श्रीमती गिलब्रेथ ने इन्वेंट किया था। इसको पिन और धागा, पिन एंड थ्रेड टेक्निक के रूप में भी जाना जाता है। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में ये इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि पिन और थ्रेड टेक्निक्स कौन सी है या पेन एंड पेंसिल टेक्निक्स कौन सी होती हैं। इस तरीके के जो एमसीक्यूज में इस तरीके के प्रश्न सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि पाथवे चार्ट को हम पिन और थ्रेड टेक्निक, पिन तथा धागा विधि के रूप में भी जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि इस तकनीकी में हम पिन और धागे का प्रयोग करते हैं कार्य करने में लगने वाली गतियों को नापने के लिए। इस तकनीकी में क्या करते हैं, सर्वप्रथम इस विधि में मकान का फ्लोर प्लान माप कर नक्शा बना लेते हैं और उस नक्शे में जिस स्थान पर कार्यकर्ता मुड़ता है, जैसे यहां से मुड़ेगा, यहां मुड़ेगा, यहां मुड़ेगा, जहां भी कार्यकर्ता जहां जहां आकर के मुड़ता है वहां पर हम पिन लगा देते हैं, मतलब मुड़ने वाले स्थान पर हम पिन लगा देते हैं। अब उस कार्यकर्ता द्वारा जो काम किया जा रहा है उस काम को करने में जो उसकी गतियां हैं, मतलब वो यहां से पहले यहां गया, फिर वो यहां गया, उसके बाद वो यहां आया, तो क्या है आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि मैं आपको दिखा रही हूं कि डी, एक कार्यकर्ता ने अपना काम शुरू किया, एंट्री ली डी, डी से एंट्री ली, डी से वो ए पर गया, ए पॉइंट से वो बी पॉइंट पर गया, बी पॉइंट से जी पॉइंट पर गया, जी पॉइंट से वो एफ पॉइंट पर आया। तो ये वो मूवमेंट्स कर रहा है, अपने चल रहा है, वो किसी भी काम को करने के लिए वो चल रहा है। तो यहां पर क्या करते हैं, धागे की मदद से काम करने में वो जहां जहां चल रहा है वहां पिन में धागा फंसाते जाते हैं। जैसे डी से स्टार्ट किया, अब ये धागा ए तक गया, ए से फिर ये बी तक गया, बी से फिर ये जी तक गया, जी से फिर एफ पर गया, एफ से एच पर आया, एच से वापस ई पर आया। तो ये धागा हम पिन में फंसाते हुए जाते हैं और जैसे जैसे वो गति करता है उस धागे को हम उसी तरीके से पिनों में फंसा लेते हैं। अब जब पूरा काम कंप्लीट हो जाता है तो हम इस धागे की दूरी को नापकर ये पता, धागे की लंबाई को नापकर ये पता कर सकते हैं कि किसी कार्य को करने के लिए उस व्यक्ति ने को कितना चलना पड़ा, उस व्यक्ति को कितनी दूरी तय करनी पड़ी, कितना चलना पड़ा। उसके बाद इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम देखते हैं कि क्या कोई अनावश्यक मूवमेंट थे कि अननेसेसरी डी से इसको ए पर आना पड़ा जबकि वो डायरेक्ट डी से यहाँ एच पर जा सकता था और अपना काम कर सकता था। तो ये वाले मूवमेंट्स कम हो सकते थे। तो इसको हम स्टडी करते हैं कि इसमें क्या कोई अनावश्यक मूवमेंट्स थे। उन अनावश्यक मूवमेंट्स को कम करने के लिए फिर से उस कार्यकर्ता को सजेस्ट किया जाता है, उस गृहिणी को सजेस्ट किया जाता है। अब रीअरेंजमेंट करके गृहिणी को संशोधित प्लान दिया जाता है कि आप काम को आप इस तरीके से करेंगे और फिर वो गृहिणी उस जिस तरीके से काम को करती है उसको वापस धागा, पिन और धागे की सहायता से उसकी गतियों को नाप लिया जाता है और देखा जाता है कि क्या मूवमेंट्स कम हुए, क्या उसी काम को करने के लिए तय की गई दूरी, धागे की लंबाई कम हो गई, यानी गृहिणी के द्वारा तय की गई दूरी कम हुई। तो ये संशोधित फ्लोर प्लांट होता है। चलिए इसको एक और पिक्चर्स के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये आपके सामने है, देखिए पाथवे चार्ट। ये किचन का फ्लोर प्लान है।
गृहिणी ने एंट्री ली, एंट्री लेने के बाद में वो यहाँ जा रही है, ये जा रही है, ये आपके ये मूवमेंट सारे दिखाए जा रहे हैं। पिन लगा दी गई है और धागा ना गृहिणी जहाँ जहाँ मूव कर रही है वहाँ धागा ले जा करके पिन में फंसा करके इस तरीके से धागा लगा दिया जा रहा है। ये तो हो गया पाथवे चार्ट जो ओरिजिनल था जब गृहिणी ने ओरिजिनली उस काम को किया। अब यहाँ क्या कर दिया गया, यहाँ देखिए कुछ तो सजेशन दिए गए गृहिणी को, कुछ रीअरेंजमेंट किए गए हैं। आप रीअरेंजमेंट देख रहे हैं कि यहाँ जो एक कुछ कबर्ड्स है उसको यहाँ शिफ्ट किया गया है। इस पिक्चर में ये कबर्ड यहाँ पर है, यहाँ इसको इस जगह पर शिफ्ट किया गया और इस दो कबर्ड्स को इसको इस जगह पर शिफ्ट किया गया। तो ये रीअरेंजमेंट जो लगे कि हाँ ये करने चाहिए। अब वापस से जब पिन और धागे की सहायता से इसको स्टडी किया गया तो आप देख रहे हैं कि उस काम को करने में यहाँ देखिए कितनी सारी गतियाँ थी, कितनी गतियाँ हुई हैं। इस धागे की लंबाई निश्चय ही ज़्यादा दिखाई देगी। अगर आप इसको ओपन करके ना पूरा पिन से निकाल के जब मेजरमेंट करेंगे तो लंबाई ज़्यादा होगी, यानी यहाँ पे काम करने में गृहिणी को ज़्यादा चलना पड़ा। और जब उसको हमने मॉडिफाई कर दिया, यहाँ देखिए काम करने के लिए जो हमें धागा दिख रहा है बहुत कम दिख रहा है। इसको अगर हम खोल के जब मेज़र करेंगे तो निश्चय ही यहाँ पर जो धागे की लंबाई होगी कम होगी, यानी यहाँ पे उसी सेम काम को करने के लिए गृहिणी को कम चलना पड़ा। कुछ मॉडिफिकेशन किए गए, कुछ रीअरेंजमेंट किए गए और गृहिणी को वही काम करने के लिए कम चलना पड़ा। तो ये एंट्री थी और इस एंट्री से काम शुरू होता है। ये पूरा पाथवे चार्ट के थ्रू हम मेज़र कर सकते हैं और अपनी अनावश्यक गतियों को कम कर सकते हैं। पिन और धागे की सहायता से बहुत ही आसानी से गृहिणी भी अपने घर पर ये मेज़र कर सकती है कि किसी काम को करने में उसको कितना चलना पड़ रहा है और फिर उसी कार्य को करने के लिए अगर वो अपने कुछ बदलाव करती है तो उसी कार्य को करने के लिए उसकी गतियाँ कम हो जाती हैं। तो ये पाथवे चार्ट था। इसके बाद हम बात करेंगे प्रोसेस चार्ट की। प्रोसेस चार्ट क्या है? प्रोसेस चार्ट किसी दिए गए कार्य को पूर्ण रूप से निष्पादित करने में कार्यकर्ता के प्रत्येक चरण का वर्णन करता है। प्रोसेस चार्ट क्या करता है? प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस का अर्थ होता है स्टेप सीक्वेंस फॉर डूइंग वर्क। एक कोई भी काम एक निश्चित चरणबद्ध तरीके से किया जाता है और जब हम किसी काम को पूरा करने में क्या क्या करना पड़ा वो पूरा हम स्टडी करते हैं, संपूर्णता से निष्पादित करने में जो स्टडी करते हैं तो उसको हम प्रोसेस चार्ट करते हैं। इसका एग्जाम्पल मैं दूंगी कि खाना बनाने के लिए गृहिणी को अनेक क्रियाएं करनी पड़ेंगी। गृहिणी को सब्जी जो है वो सब्जी बनाने के लिए गृहिणी को सब्जियों को वॉश भी करना पड़ेगा, उसको छीलना भी पड़ेगा, उसको काटना भी पड़ेगा, उसके लिए उसको अलग से ग्रेवी बनाना है या उसको अलग से फ्राई करना है वो भी करना पड़ेगा, उसके बाद उसको कुक भी करना पड़ेगा। तो सारे प्रोसेस इसमें आ जाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप सभी चरण, एक सब्जी पूरी कंप्लीट तैयार करने में सभी चरण इसमें आएंगे। तो प्रोसेस चार्ट में कोई भी काम हो उसको उसके सभी चरणों का अध्ययन किया जाता है, समग्र परीक्षण होता है तथा केवल एक कार्यकर्ता की ही गतिविधि का इसमें अध्ययन किया जाता है। इसमें कुछ प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। इसमें से कुछ प्रतीक हम यहाँ आपके सामने स्पष्ट कर रहे हैं। यहाँ हम छोटा वृत्त अगर बनाते हैं तो वो दिखाता है कि गृहिणी कहीं जा रही है। बड़ा सर्कल बनाते हैं, बड़ा वृत्त बनाते हैं तो इसका मतलब है गृहिणी स्थिर है परंतु अपने हाथों से काम कर रही है। ऑपरेशन तो चल रहा है पर मूवमेंट्स नहीं चल रहा। अगर स्क्वायर वर्ग बनाते हैं तो इसका अर्थ होता है कि गृहिणी ने जो भी किया उसकी जांच कर रही है, वो अपनी क्वालिटी इंस्पेक्शन कर रही है। आई से उस समय कोई कार्य नहीं कर रही है, सिर्फ वो देख रही है कि काम सही से हुआ है या नहीं हुआ है। त्रिभुज यह दिखाता है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, डिले हो रहा है काम, स्टॉप है, रुकावट है, रुक गई गृहिणी। और सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल, ये सम्मिश्रित चिन्ह है जो यह दिखाता है कि गृहिणी मूवमेंट्स भी कर रही है और अपने हाथ से कुछ ना कुछ कर भी रही है, चलते समय अपने हाथ से कुछ कर रही है। मूवमेंट्स और ऑपरेशन दोनों ही एक साथ हो रहा है। अब देखिए यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये प्रोसेस चार्ट हमने बनाया। मान लीजिए कोई गृहिणी ने कोई काम किया तो ये सर्कल ये दिखा रहा है मूवमेंट्स को। मूवमेंट्स के बाद में ये स्क्वायर जो है वो दिखा रहा है कि निरीक्षण किया उसने, वो आई, गृहिणी आई मूव करके और उसने देखा कितना काम हुआ है। काम करने के बाद उसने काम करना शुरू कर दिया।
काम करना शुरू करने के बाद में उसको लगा कि रेफ्रिजरेटर से कुछ चाहिए, तो वो रेफ्रिजरेटर की तरफ मूव भी करती जा रही है और उसका हाथ उस काम को कर भी रहा है, तो मूवमेंट्स के साथ में उसने एक्शन भी किया है। उसके बाद में मूवमेंट्स के साथ एक्शन करने के बाद में वो वापस इंस्पेक्शन करने लग जाती है कि अरे रुकावट आ गई, रेफ्रिजरेटर के पास से सामान लेके वहां पहुंच गई, अब उसने रुकावट आ गई, कुछ देर को उसने ये देखा कि अब इसमें क्या रह गया है, स्टॉप हो गया काम। रुकावट आने के बाद में फिर से उसने अपने मूवमेंट्स किया, मूवमेंट्स करने के बाद में वापस उसने काम करना शुरू कर दिया। तो कोई भी काम आप एक पूरा प्रोसेस चार्ट बना सकते हैं कि ये सब्जी काटना है, या सॉरी प्रोसेस चार्ट में पूरा एक्शन होता है, तो सब्जी बनाना है, तो सब्जी बनाने में उसने किस किस तरीके से काम किया और कैसे कैसे उसके मूवमेंट्स थे, वो सारे मूवमेंट्स को आप यहाँ इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। उसमें से आप अनावश्यक मूवमेंट्स को स्टडी विश्लेषण करने के बाद में देख सकते हैं कि ये अनावश्यक मूवमेंट्स थे, उसको आप वहीं पर ही एलिमिनेट कर सकते हैं, रीअरेंजमेंट कर सकते हैं और अपने काम को सरल बना सकते हैं। तो ये तो था आपका प्रोसेस चार्ट। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑपरेशन चार्ट की। तो जहां प्रोसेस चार्ट में हम पूरी प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं, पूरा प्रोसेस स्टडी करते हैं, किसी काम की संपूर्णता से निष्पादित करने में लगने वाली सभी क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। यहाँ हम पूरी प्रक्रिया का अध्ययन न करके किसी एक विशेष चरण का अध्ययन करते हैं। जैसे वहां हमने देखा कि सब्जी बनाने में उसके क्या क्या एक्शंस थे, कि सब्जी काटना भी था, सब्जी को छुपना भी था, उसकी ग्रेवी भी तैयार करनी थी, उसको वॉश भी करना था, एवरीथिंग इंक्लूडेड था। वहां पे एक पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा, सारे एक्शंस उसमें इंक्लूडेड थे। यहाँ हम किसी एक एक्शन का, किसी विशेष चरण का, जैसे सब्जी को सिर्फ काटना है तो उसका अध्ययन करते हैं। साथ ही साथ यहाँ हम हाथों की भी भिन्न भिन्न क्रियाओं का अध्ययन, दोनों चीजें देखते हैं, हाथों की भिन्न भिन्न क्रियाओं का अध्ययन भी करते हैं। इस चार्ट में हम गति को बाएं और दाएं दोनों हाथों की गतिविधियों में विभाजित करते हैं। जो चार्ट बनाते हैं उसमें बाएं हाथ की गतिविधि का अलग चार्ट, दाएं हाथ की गतिविधि का अलग चार्ट बनाते हैं। और कुछ प्रतीकों का यहाँ हम यूज करते हैं। यहाँ के प्रतीक थोड़े अलग हैं। देखिए यहाँ ऑपरेशन चार्ट में जो हम प्रतीक यूज करते हैं उसमें छोटा वृत्त दिखाता है हाथ की गति, बड़ा वृत्त दिखाता है उंगलियों की गति, हाथ बहुत कम या अधिक स्थिर है, मतलब वो टफर है, हैंड्स जो है वो स्थिर है, केवल फिंगर्स मूव कर रहे हैं, मूवमेंट्स ऑफ फिंगर एंड हैंड टफर। त्रिभुज हाथ और उंगलियों दोनों के पूर्ण आलस्य को दिखाता है। तो यहाँ ये इस तरीके से हम लोग बनाते हैं प्रतीक, इन प्रतीकों का यूज करते हैं। इन प्रतीकों का यूज करते हुए हम दोनों हाथों की गतिविधियों का हम अध्ययन करते हैं कि हमारे दोनों हाथ किस तरीके से मूव कर रहे थे। और यहाँ हम जो सुधार करते हैं वो हम अपने हाथों की गतियों में ही सुधार करते हैं, कि अगर लगता है कि कोई एक पर्टिकुलर हाथ जो है वो ज़्यादा स्थिर है, जबकि इसका मूवमेंट्स बढ़ा दिया जाए तो काम आसानी से और सरलता से कम समय में हो जाएगा, तो वो हम मॉडिफिकेशन यहाँ ऑपरेशन चार्ट को बना के हम स्टडी करने के बाद इस प्रकार के ऑपरेशन मॉडिफिकेशन को करके हम अपने काम को सरल, आसान और कम समय में कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये आज की जो वीडियो थी, इसमें मैंने आपके सामने फॉर्मल, इनफॉर्मल टेक्निक्स जो थी, कार्य सरलीकरण की, औपचारिक और अनौपचारिक तकनीकी और कार्य सरलीकरण के सिद्धांत को स्पष्ट किया। मैं आशा करती हूँ कि इससे आप निश्चय ही लाभान्वित होंगे। थैंक यू।